रुद्र ने आस्था का हाथ पकड़ा और उसे लेकर हॉल के बीचों बीच चला गया। यहाँ और भी कपल्स डांस कर रहे थे। रुद्र ने डीजे वाले को कुछ इशारा किया तो डीजे वाले ने एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना बजा दिया, जिसे सुनकर रुद्र मुस्कुरा दिया। उसने आस्था को कमर से पकड़ अपने करीब किया और उसके साथ डांस करने लगा। तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून, तू ही आँखों की ठंडक, तू ही दिल की है दस्तक, और कुछ ना जानूं मैं बस इतना ही जानूं। तुझमें रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं, तुझमें रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है, यारा मैं क्या करूं, तुझमें रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं। कैसी है ये दूरी, कैसी मजबूरी, मैंने नजरों से तुझे छू लिया। हो कभी तेरी खुशबू, कभी तेरी बातें, बिन मांगे ये जहां पा लिया। तू ही दिल की है रौनक, तू ही जन्मों की दौलत, और कुछ ना जानूं, बस इतना ही जानूं। तुझमें रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं। तुझमें रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है, यारा मैं क्या करूं। नामे रत्व दिखता है, शारा मैं तशा करूं। तुझमें रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं। वसदी वसदी वसदी, दिल दी दिल विच वसदी, नसदी नसदी नसदी, दिल रोवे थे नसदी। रब ने बना दी जोड़ी, हाय वसदी वसदी वसदी, दिल दी दिल विच वसदी, नसदी नसदी नसदी, दिल रोवे थे नसदी। छम छम आए, मुझे तरसाए, तेरा साया छेड़ के चूमता। हो तू जो मुस्काए, तू जो शर्माए, जैसे मेरा है खुदा झूमता। तू मेरी है बरकत, तू ही मेरी इबादत, और कुछ ना जानूं, बस इतना ही जानूं। तुझमें रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं। तुझमें रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है, यारा मैं क्या करूं। तुझमें रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं। वसदी वसदी वसदी, दिल दी दिल विच वसदी, नसदी नसदी नसदी, दिल रोवे थे नसदी। रब ने बना दी जोड़ी, हाय ना कुछ पूछा, ना कुछ मांगा, तूने दिल से दिया जो दिया। ना कुछ बोला, ना कुछ तोला, मुस्कुरा के दिया जो दिया। तू ही धूप, तू ही छाया, तू ही अपना पराया, और कुछ ना जानूं, बस इतना ही जानूं। तुझमें रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है, यारा मैं क्या करूं। रब ने बना दी जोड़ी। एक दूसरे की आंखों में खोए रुद्र और आस्था बहुत ही प्यारा डांस कर रहे थे। सब लोग उन दोनों की तरफ ही देख रहे थे। सबको यह तो पता चल गया था कि यह लड़की रुद्र के लिए बहुत जरूरी है, पर किसी को अब तक यह पता नहीं चला था कि आखिर यह लड़की है कौन। पर रुद्र को उसके साथ इतना करीब डांस करता देख सबको यही लगा कि दोनों बहुत करीब है, और सब लोग हैरान तो तब हो गए जब रुद्र को उसके साथ इतना करीब डांस करता देख सब को यही लगा कि दोनों बहुत करीब है, और सब लोग हैरान तो तब हो गए जब रुद्र बिना किसी की परवाह किए आस्था के साथ अपने एक घुटने के बल बैठ गया। उसने एक हाथ से आस्था का हाथ पकड़ रखा था और उसने अपना दूसरा हाथ अपने सीने पर रख अपना सिर झुका लिया, जैसे आस्था को सजदा कर रहा हो। यह देख आस्था की आंखें नम हो गई। उसने जल्दी से रुद्र को खड़ा किया और उसके सीने से लग गई। रुद्र ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। रुद्र ने अपना मास्क निकल दिया और आस्था के चेहरे को हाथों में भर प्यार से उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए। आस्था के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। सब लोग उन्हें देख तालियां बजाने लगे। वहीं सोफिया और अभिमन्यु उन दोनों को जलती निगाहों से देख रहे थे। सोफिया को तो आस्था पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो उसे नफरत से देखते हुए एक तरफ चली गई। उसने एक वेटर को कुछ समझाया और पर्स से निकाल एक पैसों का बंडल उसे
पकड़ा दिया। वो वेटर हाँ में गर्दन हिलाकर वहां से चला गया। तालिका की आवाज से रुद्र और आस्था हो में आए। रुद्र उसे लेकर एक साइड आ गया और उसे सोफे पर बिठा दिया और उसे रोमा के पास छोड़ कुछ बिजनेसमैन के पास चला गया जो उससे बात करना चाहते थे। आस्था बहुत खुश थी। उसे इतनी खुशी कभी नहीं मिली थी जितनी रुद्र के साथ मिल रही थी। वो सोफे पर बैठी एकटक रुद्र की तरफ देख रही थी जो कुछ बिजनेसमैन से बातें कर रहा था, पर ध्यान उसका भी अपनी जान की तरफ ही था। तभी आस्था के पास एक वेटर आया। उसने आस्था की तरफ एक ड्रिंक बढ़ा दी। यह देख आस्था ने यह कहकर मना कर दिया कि वो ड्रिंक नहीं पीती, पर वेटर ने उसे बताया कि यह कोल्ड ड्रिंक है तो आस्था ने भी गिलास उठा लिया क्योंकि प्यास तो उसे भी लगी थी। आस्था को कोल्ड ड्रिंक देकर वेटर वहां से चला गया। आस्था कोल्ड ड्रिंक पीने वाली थी जब उसके साथ बैठी रोमा एकदम खांसने लगी। यह देख आस्था ने अपने हाथ में पकड़ा गिलास उसके मुंह को लगा दिया ताकि वो शांत हो सके क्योंकि रोमा बहुत बुरी तरह खांस रही थी। वहीं सोफिया ने जब आस्था के सामने रखा हुआ खाली कोल्ड ड्रिंक का गिलास देखा तो उसके चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ गई। वो उसे देखते हुए खुद से बोली, अब देखती हूँ कैसी बच्ची हो तुम, बहुत शौक है ना मेरे रुद्र के साथ डांस करने का। इसकी सजा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। यह बोल उसने दूसरी तरफ खड़े अभिमन्यु को इशारा किया तो उसने भी हाँ में गर्दन हिला दी। वहीं कोल्ड ड्रिंक पीकर रोमा थोड़ी शांत हो गई, पर कुछ ही देर बाद उसे बहुत अजीब सा महसूस होने लगा गया। उसके शरीर में अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसे खुद का शरीर गर्म होता महसूस हो रहा था। माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। उसने आस्था की तरफ देखा और खुद को संभालते हुए बोली, दी। आस्था ने उसे खुद को मेम नहीं दी बोलने को कहा था। मैं बाथरूम जाकर आती हूँ, आप यही रहना। आस्था ने उसकी तरफ देखा तो उसे रोमा कुछ ठीक नहीं लगी। उसका चेहरा थोड़ा लाल पड़ गया था और माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। यह देख आस्था थोड़ा परेशान हो गई और बोली, आपकी तबीयत ठीक है? मैं ठीक हूँ दी, बस एक मिनट फ्रेश होकर आती हूँ, रोमा ने कहा और बिना आस्था की बात सुने वहां से चली गई। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आस्था परेशानी से उसे जाते देखती रह गई। वहीं सोफिया और अभिमन्यु की नजरें आस्था पर ही थी, पर उसे कुछ ना होता देख दोनों हैरान हो गए। अभिमन्यु ने सोफिया की तरफ देखा और बोला, तुम्हें पक्का यकीन है कि उसने वो नशे वाली ड्रिंक पी ली थी? जी हाँ, इन दोनों ने आस्था की ड्रिंक में नशे की गोलियां मिला दी थी। अब यह दोनों ऐसा कर उसके साथ क्या करने वाले थे यह तो आगे पता चलेगा। वहीं अभिमन्यु की बात सुनकर सोफिया आस्था की तरफ देखते हुए बोली, हाँ वो देखो खाली गिलास अभी भी उसके सामने पड़ा है। उसके बोलने पर अभिमन्यु ने भी इस खाली गिलास को देखा जो आस्था के सामने रखा था। पर इन दोनों को यह नहीं पता था कि आस्था के सामने रखा हुआ था। पर इन दोनों को यह नहीं पता था कि गिलास जरूर आस्था के सामने पड़ा है, पर उसकी ड्रिंक उसने नहीं रोमा ने पी है, जो इस वक्त लेडीज बाथरूम में थी और अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारते हुए खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी। पर उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आंखें भी बंद होने लगी थी। नशा सिर चढ़ने लगा था। उसने काफी देर अपने चेहरे पर पानी मारा जिससे वो थोड़ा शांत हुई। उसने टिश्यू पेपर से अपना चेहरा साफ किया और बाथरूम से बाहर निकल आई। हालांकि उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था, पर वो खुद को कंट्रोल किए आगे बढ़ रही थी। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ अपनी तरफ खींच लिया। रोमा की चीख निकल गई और वो अपना चेहरा ऊपर कर उस इंसान
को देखने लगी। वहीं दूसरी तरफ आस्था वहीं सोफे पर बैठी हुई थी। तभी रुद्र उसके पास आया और उसके गाल को सहलाते हुए बोला, आप ठीक है जान? आस्था ने हाँ मैं गर्दन हिलाई और बोली, मैं ठीक हूँ रुद्र जी। तभी प्रवीण जो उनके पास ही खड़ा था वो इधर-उधर देखते हुए बोला, लेडी बॉस रोमा कहाँ है? आस्था ने उसे घूर कर देखा और बोली, भाई कितनी बार कहा है मुझे लेडी बॉस नहीं बहन कहो करो। नहीं तो भाभी भी कह सकते हो। प्रवीण ने हाँ में गर्दन हिलाई तो आस्था बोली, रोमा बाथरूम गई है, तुम प्लीज एक बार उसे देख कर आओ, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। आस्था की बात सुनकर प्रवीण परेशान हो गया। उसने रुद्र की तरफ देखा तो रुद्र ने उसे जाने का इशारा किया। प्रवीण जल्दी से वहां से लेडीज बाथरूम की तरफ बढ़ गया। वहीं दूसरी तरफ रोमा बाथरूम से बाहर निकली और लड़खड़ाते कदमों के साथ आगे बढ़ गई। तभी किसी ने उसकी हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ खींच लिया। रोमा की चीख निकल गई। उसने उस इंसान की तरफ देखा तो वो एक बिजनेसमैन था, आहान चतुर्वेदी, जिसकी इंडस्ट्री में इमेज कुछ अच्छी नहीं थी, क्योंकि वो एक प्ले बॉय था। आए वो दिन नई लड़कियों के साथ देखा जाता था। उसे जो लड़की पसंद आती थी वो उसे अपना बना लेता था। अगर कोई लड़की उसे मना करती तो वो उसके जबरदस्ती करता। पैसे वाला होने की वजह से पुलिस भी उसे कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि वो पैसे के दम पर सबके मुंह बंद कर देता था। रोमा ने उसे देखा तो खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर आहान ने उसे कसकर पकड़ लिया और बोला, क्या जाने मन कहाँ जा रही हो, चलो न मजे करते हैं। आहान इस समय नशे की हालत में था। रोमा को डर लगने लगा। वो खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, मिस्टर चतुर्वेदी छोड़िए मुझे, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। उसकी बात सुनकर आहान उसे कसकर पकड़ते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ना कहने की? तुम खुद को समझती क्या हो? औकात क्या है तुम्हारी मेरे सामने? लड़कियां मरती है मेरे साथ के लिए और तुम? रोमा की आंखें अब बंद होने लगी गई थी। उसे खुद को संभालना मुश्किल हो रहा था और उसे आहान से डर भी लग रहा था। नशे की वजह से वो खुद को आहान से छुड़ा भी नहीं पा रही थी। आहान ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचकर अपने साथ ले जाते हुए बोला, तुम्हें तो मैं बताता हूँ कि मुझे ना करने का क्या अंजाम होता है। यह बोल वो उसे खींचकर अपने साथ ले जाने लगा। रोमा खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश कर रही थी पर छुड़ा नहीं पा रही थी, क्योंकि आहान ने उसका हाथ बहुत कस कर पकड़ा हुआ था। रोमा को खुद को छुड़ाते देख आहान ने उसे दीवार से लगा दिया और उसे अपनी कंधों को पकड़ उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। तभी उसके चेहरे पर एक जोरदार पंच लगा जिससे जमीन पर जा गिरा। रोमा ने सामने देखा तो प्रवीण खड़ा था, जो गुस्से में जमीन पर पड़े आहान को ही देख रहा था। उसे देख रोमा भावुक हो गई और जल्दी से उसके सीने से लग गई। प्रवीण ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके बालों को सहलाते हुए बोला, तुम ठीक हो जान? रोमा ने उसकी तरफ देखा और बोली, वो मेरे साथ जबरदस्ती। यह बोल वो रोने लगी। प्रवीण ने उसे अपने सीने से लगा लिया और उसे शांत करवाते हुए बोला, शश शांत हो जाओ, मैं आ गया हूं ना, कुछ नहीं होगा। तभी आहान खुद को संभाल कर जमीन से उठ खड़ा हुआ और प्रवीण को देखते हुए गुस्से में बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? प्रवीण ने उसकी तरफ गुस्से में देखा तो उसे देख आहान डर गया, क्योंकि प्रवीण की भी इंडस्ट्री में एक अलग ही पहचान थी। रुद्र का असिस्टेंट होने की वजह से उसका भी एक अलग ही स्टेटस था और रुद्र के गुस्से की तरह उसका गुस्सा भी बहुत बुरा था। हालांकि भी गुस्सा बहुत कम करता था, पर
जब करता था तो कोई सहन नहीं कर पाता था। प्रवीण को देख आहान माफी मांगते हुए बोला, सॉरी प्रवीण सर, मुझे नहीं पता था कि यह लड़की आपके साथ है, वरना मैं इसके साथ कुछ नहीं करता। उसकी बात सुनकर प्रवीण को बहुत गुस्सा आया। उसने रोमा को खुद से अलग किया और आहान की तरफ बढ़ते हुए बोला, प्रवीण क्यों, अगर यह मेरे साथ नहीं होती तो फिर तुम इसके साथ क्या करते? आहान कुछ नहीं बोला। तभी प्रवीण के कानों में रोमा की आवाज पड़ी जो उसे बुला रही थी। उसने उसकी तरफ देखा तो हैरान रह गया, क्योंकि दीवार का सहारा लेकर खड़ी थी। उससे अब खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी जो अब बंद हो रही थी। प्रवीण जल्दी से उसके पास गया और उसे पकड़ते हुए बोला, जान क्या हुआ तुम्हें? रोमा, पर तब तक रोमा उसकी बाहों में झूल गई। यह देख प्रवीण परेशान हो गया। वो रोमा को देख इतना तो समझ ही गया कि वो नशे में है, पर वो जानता था कि रोमा ड्रिंक नहीं करती। फिर वो नशे में कैसे हो सकती है? उसे अपनी गोद में उठाया और लेकर एक रूम की तरफ बढ़ गया जो उसने इस होटल में बुक करवाया था। दरअसल रुद्र ने पहले ही इस होटल में रूम बुक करवा लिया था ताकि अगर आस्था रेस्ट करना चाहे तो कर सकती है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। तो ऐसी हालत में उसका ज्यादा देर पार्टी में रहना अच्छा नहीं था। इसलिए प्रवीण को बोलकर पहले ही रूम बुक कर लिया था। प्रवीण ने उसके कहने पर 2 रूम बुक कर दिए थे, एक आस्था रुद्र के लिए और एक अपने और रोमा के लिए। वहीं पार्टी में आस्था और रुद्र बैठे हुए थे। प्रवीण और रोमा को इतना ज्यादा टाइम लगता देख आस्था को बहुत घबराहट हो रही थी, क्योंकि उसने देखा था रोमा की तबीयत खराब हो रही थी। उसने रुद्र की तरफ देखा और बोली, रुद्र जी प्लीज देखिए ना भाई, और रोमा को कितना टाइम हो गया, वो दोनों अभी तक नहीं आए। आस्था की बात सुनकर रुद्र ने भी गौर किया कि प्रवीण को गए हुए काफी टाइम हो गया, पर वो अभी तक रोमा को लेकर नहीं आया। उसने आस्था की तरफ देखा जो परेशान सी उसे ही देख रही थी। रुद्र ने प्यार से उसके चेहरे को थामा और बोला, रुद्र जान आप फिक्र मत कीजिए, मैं देखता हूँ। यह बोल उसने अपने फोन से किसी को फोन मिला दिया। वहीं प्रवीण जो रोमा को लेकर रूम में आ चुका था, उसने उसे बिस्तर पर लिटाया और उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया। तभी उसका फोन बजा। उसने अपनी पॉकेट से फोन निकाला तो देखा कि बॉस नाम फ्लैश हो रहा था। उसने जल्दी से फोन पिक किया। तभी उधर से रुद्र की भारी आवाज आई, कहाँ हो? उसकी बात सुनकर प्रवीण ने उसे सब कुछ बता दिया, क्योंकि उसे शक हो गया था कि जरूर किसी ने रोमा को कुछ तो दिया है, वरना वो कभी ड्रिंक नहीं करती थी। रुद्र ने उसकी बात सुनी और आता हूँ बोलकर फोन रख दिया। फिर उसने आस्था की तरफ देखा जो उसे ही देख रही थी। रुद्र ने उसके गाल को सहलाया और बोला, मैं बस अभी आया जान। आप यहीं बैठना, कहीं जाना मत। कुछ हुआ है क्या? रोमा और प्रवीण भाई कहाँ है? वो ठीक है और अभी दोनों साथ ही है। मुझे बस किसी से मिलना है, तो मैं 10 मिनट में आता हूँ। आस्था ने हाँ में गर्दन हिलाई तो रुद्र वहां से चला गया। रुद्र को गए हुए काफी देर हो गई थी, पर वो अभी तक वापस नहीं आया था। यह देख आस्था भी उस तरफ जाने लगी, जिसे देख बॉडीगार्ड ने उसे रोका, पर वो नहीं मानी। इसलिए बॉडीगार्ड भी उसके पीछे चला गया। आस्था कॉरिडोर से जा रही थी, बॉडीगार्ड भी उसके पीछे ही था। तभी किसी ने पीछे से बॉडीगार्ड के सिर पर कुछ मारा, जिससे बॉडीगार्ड बेहोश होकर वहीं गिर गया। आवाज सुनकर आस्था ने पीछे देखा, पर तभी किसी ने उसके मुंह पर कपड़ा रख दिया। आस्था ने उससे छूटने की कोशिश की, पर वो छूट नहीं पाई और कुछ ही देर में
बेहोश कर सामने वाले की बेहोश होकर झूल गई। उस इंसान ने उसे अपनी गोद में उठाया और लेकर छुपते छुपाते वहां से चला गया। लगभग आधे घंटे रुद्र वापस आया पर आस्था उसे कहीं भी दिखाई नहीं दी। बॉडीगार्ड भी गायब था। यह देख रुद्र परेशान हो गया। उसने आस्था को फोन लगाया पर उसका फोन भी नहीं लग रहा था। रुद्र उसे सब तरफ ढूंढने लगा पर वो उसे कहीं नहीं मिली। रुद्र ने नोटिस किया कि अभिमन्यु भी पार्टी से गायब था। यह देख रुद्र की मुट्ठियां गुस्से में भींच गई। उसने जल्दी से अपना फोन निकाला और किसी को फोन मिला दिया। उसने सामने वाले को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए और फोन कट कर दिया। वो इस समय काफी गुस्से में था। वो खुद से ही बोला, यह तुमने अच्छा नहीं किया अभिमन्यु प्रताप सिंह। अगर मेरी जान को एक खरोंच भी आई तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। यह बोल वो वहां से निकल गया। प्रवीण को उसने पहले ही रोमा के साथ भेज दिया था क्योंकि रोमा की हालत सही नहीं थी। वो बाहर आया और अपनी गाड़ी में बैठ वहां से निकल गया। रुद्र जल्दी से अपने मेंशन पहुंचा। उसने देखा हॉल में ही प्रवीण और उसका एक खास आदमी जिसका नाम जतिन था, दोनों वहीं खड़े रुद्र का इंतजार कर रहे थे। रुद्र को आता देख जतिन जल्दी से उसके पास आया और बोला, बॉस, लेडी बॉस की आखिरी लोकेशन उसी होटल की है जिसमें आप लोग पार्टी के लिए गए थे। उसके बाद लेडी बॉस की लोकेशन ट्रेस नहीं हो पाई है। रुद्र वहां लगे एक बड़े से सोफे पर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर सिर पीछे सीट से टिकाते हुए बोला, अभी उनकी लोकेशन ट्रेस नहीं होगी। उसकी बात सुनकर प्रवीण और जतिन एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी प्रवीण उसे देखते हुए बोला, मतलब बॉस, मतलब यह कि मुंबई में अभिमन्यु उन्हें मुझसे कहीं भी नहीं छुपा सकता था क्योंकि मुंबई मेरा शहर है, इसलिए वो उन्हें लेकर राजस्थान गया है, वो भी चॉपर की मदद से, जिस वजह से हम उनकी लोकेशन ट्रेस नहीं कर पा रहे। फिर प्रवीण की तरफ देख, जल्दी से राजस्थान जाने की तैयारी करो। इतना तो पता है कि वो आस्था जी को कुछ नहीं करेगा क्योंकि राजस्थान की गद्दी पाने के लिए उसे उनकी जरूरत है। पर अगर उसे पता चला कि आस्था जी प्रेग्नेंट है तो वो जरूर हमारे बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, और अगर ऐसा हुआ तो मैं उसे इतनी खतरनाक मौत दूंगा कि वो सोच भी नहीं पाएगा। जल्दी से जेट रेडी करो और राजस्थान जाने की तैयारी करो। और हाँ, कुंवर शिवांश सूर्यवंशी को इन्फॉर्म करो कि हम वहां आ रहे हैं। वक्त आ गया है उन्हें पूरी सच्चाई बताने का। यह बोल वो उठा और ऊपर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। प्रवीण और जतिन दोनों बाहर चले गए राजस्थान जाने की तैयारी करने। कुछ देर बाद वो लोग रुद्र के प्राइवेट जेट में बैठ राजस्थान के लिए निकल गए। लगभग 3 घंटे बाद आस्था को होश आया। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और इधर उधर देखने लगी। खुद को अनजान जगह पाकर वो एकदम से उठकर बैठ गई। वो इधर उधर देखने लगी। इस समय वो एक बहुत ही आलीशान कमरे में थी जो देखने में किसी राजा महाराजाओं के कमरे की तरह लग रहा था। आस्था को याद आने लगा कि वो तो होटल में थी और रुद्र के पास जा रही थी जब किसी ने उसे बेहोश कर दिया था। यह याद कर वो डर गई। उसने इधर उधर देखा तो दरवाजा देख वो जल्दी से उस तरफ भागी और दरवाजा खटखटाने लगी। कोई है? प्लीज खोलिए, हमें यहाँ से जाना है। प्लीज खोलिए, हमें जाने दीजिए। पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। बहुत देर तक आस्था दरवाजा खटखटाती रही पर कोई फायदा नहीं। उसे बहुत घबराहट हो रही थी, बहुत डर लग रहा था उसे। कैसे भी कर यहाँ से निकल रुद्र के पास जाना था, पर उसे तो यह भी नहीं पता था कि वो कहाँ है। वो वहीं दरवाजे के पास बैठ गई और रोते हुए बोली, रुद्र जी कहाँ है आप? प्लीज जल्दी आ जाइए। दूसरी तरफ रुद्र, जो इस समय अपने प्राइवेट जेट में बैठा था, अचानक उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे घबराहट सी होने लगी। उसने आंखें
बंद की और अपने दिल पर हाथ रख खुद से बोला, बस जान, थोड़ा सा वेट कीजिए, आपका रुद्र आपके पास आ रहा है। बस थोड़ी सी हिम्मत रखिएगा जान। वहीं आस्था दरवाजे के पास खड़ी रो रही थी, पर तभी वो अपनी जगह से खड़ी हो गई और खुद से बोली, नहीं, मैं ऐसे ही यहाँ पर बैठी नहीं रह सकती, मुझे कैसे भी कर यहाँ से जाना होगा, मुझे रुद्र जी के पास जाना ही होगा। यह बोलने उसने अपने आंसू साफ किए और इधर उधर देखते हुए बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगी। तभी उसकी नजर खिड़की पर गई। आस्था तुरंत खिड़की तरफ बढ़ गई और खिड़की खोल कर देखने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर कोशिश करने के बाद आखिरकार खिड़की खुल गई। यह देख आस्था के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने तुरंत खिड़की को खोला तो देखा कि इस समय वो फर्स्ट फ्लोर पर थी। ऊंचाई ज्यादा नहीं थी, पर फिर आस्था प्रेगनेंसी की हालत में वहां से नीचे नहीं कूद सकती थी। यह देख वो मायूस हो गई, पर उसने सोच लिया था कि वो कैसे भी कर यहाँ से निकल कर ही रहेगी। वो अभी सोच ही रही थी जब उसके कानों में कुछ कदमों की आवाज आने लगी। आस्था ने जल्दी से खिड़की पहले की तरह ही बंद कर दी और बेड पर जाकर आंखें बंद कर लेट गई। तभी रूम का दरवाजा खुला और कोई अंदर आया। आस्था, जो आंखें बंद किए अभी भी बेहोश होने का नाटक कर रही थी, उसके कानों में किसी और की आवाज पड़ी जो अपने साथ आए इंसान को कह रही थी, तो यह है राजस्थान की राजकुमारी, हमारे बड़े भाई सा और भाभी सा की बेटी शिवकन्या। सूर्यवंशी दिखने में तो बिल्कुल भाभी सा जैसी है। उस औरत की बातों का जवाब देते हुए उस साथ आया इंसान बोला, जो एक आदमी जिसकी आवाज सुनकर आस्था हैरान हो गई, क्योंकि वो आवाज किसी और की नहीं, अभिमन्यु की, जिसे आस्था पहचान चुकी थी। जी काकी सा, यही है राजस्थान की राजकुमारी और हमारी हुकूम सा की गद्दी पर बैठने की सीढ़ी। वैसे इन्हें अब तक होश क्यों नहीं आया? आता ही होगा होश इन्हें, वैसे भी 3 घंटे हो चुके हैं। ठीक है, आप जल्द से जल्द इन्हें होश लाइए, आपका कल के कल इनसे शादी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपकी शादी इनसे नहीं होगी तब तक आप राजगद्दी पर नहीं बैठ पाएंगे। वो सब तो ठीक है काकी सा, पर इसके पति का क्या करना है? वही जो पहले किया था, पर इस बार इसका पति कोई आम इंसान नहीं है, वो द रुद्र प्रताप सिंह है, बिजनेस की दुनिया का किंग। पहले तो इनका पति एक आम इंसान था जिसे हमने एक झटके से ऊपर पहुंचा दिया, पर इस बार थोड़ा मुश्किल होगा। तो मुश्किल को आसान करना हमें अच्छे से आता है। एक इनकी शादी आपसे हो गई, यह आपकी हो गई, फिर वो इंसान इन्हें कभी नहीं अपनाएगा और हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। फिर भी अगर वो नहीं माना तो हमारा नाम भी माधुरी राजवंशी है, हम सब संभाल लेंगे। अपने मकसद के लिए तो हमने अपनों को नहीं छोड़ा, तो वो रुद्र प्रताप सिंह क्या चीज है? वो दोनों अपनी ही बातों में लगे हुए थे, इस बात से बेखबर की आस्था उनकी सारी बातें सुन रही थी। उसे कुछ खास अच्छे से समझ तो नहीं आ रहा था, पर वो इतना समझ चुकी थी कि उसका किडनैप करने वाला कोई और नहीं अभिमन्यु है, उसके पति का बिजनेस पार्टनर, अपनी असली पहचान से अनजान। एक चीज वो और भी समझ गई थी कि यह लोग उसे कोई और समझकर किडनैप कर लाए हैं। यह लोग उसे कोई राजकुमारी समझ रहे हैं, पर अपने पहले की मौत के बारे में जानकर उसे एक झटका सा लगा। मतलब उसके पहले पति की मौत कोई हादसा नहीं, इन लोगों ने उसे मारा था, पर क्यों अब यह लोग रुद्र को भी मारने की बातें कर रहे थे, जिसे सुनकर आस्था बहुत डर गई। नहीं, उसे कैसे भी कर यहाँ से भागना होगा। उसे जल्द से जल्द अपने रुद्र जी के पास पहुंचना होगा। वो यही सब सोच रही थी जब दरवाजा बंद होने की आवाज आई। मतलब वो लोग वापस जा चुके थे।
आस्था ने धीरे से आंखें खोली तो वहां वो लैग जा चुके हैं। वो उठकर बैठ गई और खुद से बोली, हमें जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा, कैसे भी कर। हमें रुद्र जी के पास पहुंचना होगा, पर हम अभी नहीं निकल सकते, हमें रात होने का इंतजार करना होगा। तभी एक बार फिर दरवाजा खुला और दो औरतें अंदर आई, जो देखने में सर्वेंट लग रही थी। आस्था को होश में देख वो सिर झुकाते हुए बोली, आपको होश आ गया कुंवर रानी सा, हम कहाँ हैं इस वक्त और हमें यहाँ क्यों लाया गया है? हमें हमारे पति के पास जाना है। माफ कीजिए कुंवर रानी सा, पर आप यहाँ से नहीं जा सकती। आप नहाकर फ्रेश हो जाइए, हम आपके लिए कुछ खाने को लाते हैं। उसकी बात सुनकर आस्था को बहुत गुस्सा आया। वो गुस्से में चीखते हुए बोली, हमें कुछ नहीं खाना, हमें बस अपने पति के पास जाना है। दोनों सर्वेंट ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर सिर झुकाकर बोली, सर्वेंट आप पहले नहाकर कुछ खा लीजिए, रात को कुंवर सा आपसे मिलने आएंगे, बाकी बातें आप उनसे कर लीजिएगा। आस्था ने गहरी सांस ली और खुद को शांत किया, क्योंकि उसे पता था कि यह दोनों सर्वेंट ना तो उसे कुछ बताएंगी और ना यहाँ से जाने देगी। इसलिए आस्था ने दिमाग से काम लेने का सोचा और शांति से बैठ गई और रात होने का इंतजार करने लगी ताकि वो यहाँ से निकल पाए। दोनों सर्वेंट वहाँ से चली गई और दरवाजा बंद कर गई। उसे रुद्र की बहुत याद आ रही थी। उसने अपने पेट पर हाथ रखा और बोली, बस थोड़ा टाइम बच्चा, हम डेरा के पास चलेंगे। प्लीज रुद्र जी जल्दी आ जाइए, हमें आपकी बहुत जरूरत है। यह बोलते टाइम उसकी आंखों से आंसू बह निकले। दूसरी तरफ रुद्र भी राजस्थान पहुंच गया था और इस समय एक होटल में था। उसने अपने आदमियों को लगा दिया था आस्था को ढूंढने में और कुछ आदमियों को उसने अभिमन्यु का पता लगाने को भी लगा दिया था। कैसे भी कर उसे जल्द से जल्द आस्था के पास पहुंचना था। तभी उसका फोन बजा। सामने वाले की बात सुनकर उसके चेहरे पर एक चमक आ गई। उसने जल्दी से अपना फोन कट किया और बाहर की तरफ चला गया। प्रवीण और जतिन भी उसके साथ ही थे। आस्था बिस्तर पर घुटनों में मुंह घुसाए बैठी हुई थी। उसे रुद्र की बहुत याद आ रही थी। वो जल्द से जल्द रुद्र के पास जाना चाहती थी, पर उसे पता था यह इतना भी आसान नहीं है। पर उसने सोच लिया था कि वो कैसे भी यहाँ से निकल कर ही रहेगी। उसके लिए उसे रात तक का इंतजार करना है। वो यह सब सोच ही रही थी जब रूम का दरवाजा खुला। आवाज सुनकर आस्था ने चेहरा ऊपर कर दरवाजे की तरफ देखा तो सामने खड़े इंसान को देख आंखों में नफरत उभर आई। पहले तो उसे लगा था कि शायद उसे कुछ गलतफहमी हुई है, पर सामने खड़े इंसान को देख उसके मन में गुस्सा और नफरत भर गई। वो घूर कर सामने खड़े अभिमन्यु की तरफ देखने लगी, जो उसे ही देख रहा था। तभी उसने दरवाजे की तरफ देख इशारा किया तो एक सर्वेंट जो पहले भी आस्था के रूम में आई थी वो अंदर आई। उसके हाथों में खाने की थाली थी। सर्वेंट ने खाने की थाली को आस्था के सामने बिस्तर पर रख दिया और कमरे से बाहर चली गई। अभिमन्यु ने आस्था की तरफ देखा, जो उसे गुस्से और नफरत से घूर रही थी, और बोला, जानते हैं अभी आप बहुत गुस्से में हैं और आपका गुस्सा करना लाजमी भी है। हम आपको ऐसे बिना आपकी मर्जी के यहाँ लेकर आए हैं, पर हम आपको सब कुछ बताएंगे, पर उससे पहले आप खाना खा लीजिए। क्या चाहिए तुम्हें? क्यों किडनैप किया है हमें? सब बताएंगे, पर पहले आप खाना खा लीजिए। नहीं, पहले बताओ क्यों लाए हो हमें यहाँ पर? क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? देखो हमें जाने दो, वरना अगर रुद्र जी को पता चल गया तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। आस्था की बात सुनकर अभिमन्यु हंसते हुए बोलता है, रुद्र तो तब कुछ कर पाएगा जब उसे पता होगा कि आप कहाँ हैं। हमारे रुद्र जी हमें ढूंढ लेंगे।
फिर देखना वो तुम्हारा क्या हाल करते हैं। वैसे तो रुद्र आपको ढूंढ नहीं पाएगा, अगर उसने आपको ढूंढ भी लिया तो भी आपको यहाँ से लेकर नहीं जा पाएगा, क्योंकि इस समय आप मुंबई में नहीं राजस्थान में हैं, और राजस्थान में हमारा राज चलता है। हमारी मर्जी के बिना यहाँ कुछ नहीं होता। अभिमन्यु की बात सुनकर आस्था चौंक जाती है कि वो इस समय राजस्थान में है। अंदर ही अंदर उसे डर लग रहा था। वो रुद्र को याद कर रही थी, उसके जल्दी आने की दुआ कर रही थी, पर उसने अपना डर अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। वो अभिमन्यु को देखते हुए हल्का मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें लगता है कि तुम हमारे रुद्र जी को रोक सकते हो? वो आएंगे और हमें लेकर जाएंगे। आस्था के मुंह से बार बार रुद्र का नाम सुनकर अभिमन्यु को गुस्सा आ रहा था, पर वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोलता है, देखिए पहले आप खाना खा लीजिए, फिर हम आपको आपकी पूरी सच्चाई बताते हैं। अपनी सच्चाई, अपनी असली पहचान जानने के बाद आप खुद उस रुद्र के पास जाने से मना कर देंगी। आस्था ने गुस्से में खाने की प्लेट उठाकर नीचे फेंक दी और चिल्लाते हुए बोली, मुझे कुछ नहीं खाना, ना ही तुम्हारी कुछ बकवास सुननी है। मुझे बस मेरे रुद्र जी के पास जाना है। उसकी बात सुनकर अभिमन्यु गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, चुप, बिल्कुल चुप। क्या रुद्र रुद्र लगा रखा है आपने? जानती क्या है आप रुद्र के बारे? यही ना कि वो एक बिजनेसमैन है, पर उसकी असली पहचान से अनजान है। आप जिस रुद्र के पास जाने के बात कर रही है, आप वो कोई बिजनेसमैन नहीं, अंडरवर्ल्ड का डॉन है, जिसे सब किंग के नाम से जानते हैं। ना जाने कितने लोगों का कत्ल किया है उसने, कितने बेगुनाहों का खून बहाया है उसने, और आप उसके पास जाने की बात कर रही है। अभिमन्यु के ऐसे चिल्लाने से आस्था सहम जाती है, पर फिर अभिमन्यु की बात सुनकर वो हैरान हो जाती है और उसे देखना में गर्दन हिलाते हुए बोलती है, नहीं, झूठ बोल रहे हैं आप। हम जानते हैं अपने रुद्र जी को, वो किसी का खून नहीं कर सकते। आप झूठ बोल रहे हैं। झूठ नहीं बोल रहे हम, यही सच है। और एक सच यह भी है कि आप कोई मामूली लड़की नहीं है, और ना ही आपका नाम आस्था है। आपका असली नाम शिवकन्या सूर्यवंशी है। आप राजस्थान के राजा रघुवेंद्र सूर्यवंशी और रानी मालती सूर्यवंशी की बेटी है। इस राजस्थान की राजकुमारी। उसकी बात सुनकर आस्था उसे देखते हुए बोलती है, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। हम कोई राजकुमारी नहीं है। हमारा ना आस्था है और ना ही हम किसी राजा रानी की बेटी है। हमारी माँ बचपन में ही जन्म देते ही मर गई थी। हमारे बाबा अभी भी जिंदा है। हम वो माधव आपका पिता नहीं है, बल्कि राजगद्दी के लिए आपके माता पिता को जिन लोगों ने मारा था वो उनमें से एक है, गद्दार है वो, यही सच है। उसकी बात को बीच में काटते हुए अभिमन्यु बोला। आस्था को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। वो बहुत कंफ्यूज थी। उसने गहरी सांस ली और खुद को शांत करते हुए धीरे से बोली, देखिए आपको कोई गलतफहमी हुई है। हम बता रहे हैं, हम कोई राजकुमारी नहीं है। प्लीज हमें जाने दीजिए। हमें रुद्र जी के पास जाना है, वो हमें ढूंढ रहे होंगे। बार बार आस्था के मुंह से रुद्र का जिक्र सुनकर अब अभिमन्यु का गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, रुद्र रुद्र रुद्र। अब आपकी जुबान पर उस रुद्र का नाम भी नहीं आना चाहिए। और कहीं नहीं जा रही आप, अब से यहीं पर रहेंगी आप। कल हमारी शादी होगी और परसों राज्याभिषेक होगा आपका। आप राजस्थान की राजगद्दी पर बैठेंगी, जिसकी असली वारिस आप है। उस बात सुनकर आस्था घबरा गई और उसे देखते हुए बोली, आप मजाक कर रहे हैं ना? बिल्कुल नहीं, कल आपकी और हमारी शादी होगी। उसकी बात सुनकर आस्था को गुस्सा आ गया और वो चिल्लाते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, हम आपसे शादी
नहीं करेंगे। तभी दरवाजे के पास से एक औरत की आवाज आई, फिर अपने माँ बाप के कातिलों को ऐसे ही छोड़ देंगी। आवाज सुनकर अभिमन्यु और आस्था ने दरवाजे की तरफ देखा। यहाँ अभिमन्यु के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, वहीं आस्था उस औरत को पहचानने की कोशिश कर रही थी और उसकी कहीं बात को समझने की कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ रुद्र इस समय सूर्यवंशी महल के हॉल में खड़ा था। यहाँ उसके सामने प्रदीप जी और शिवांश खड़े थे। अंजना जी और गौरी भी वही एक साइड खड़ी थी। शिवांश ने रुद्र की तरफ देखा और बोला, कहिए मिस्टर सिंह, यहाँ कैसे आना हुआ? रुद्र ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और प्रदीप जी की तरफ देखकर बोला, राजकुमारी शिवकन्या। यह नाम सुनकर प्रदीप जी, शिवांश और अंजना की आंखों के सामने एक छोटी सी 6 महीने की बच्ची का चेहरा आ गया, जो बिल्कुल किसी गुड़िया के जैसी थी। प्रदीप जी और अंजना जी की आंखें नम हो गई। शिवांश के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, वो चुपचाप खड़ा रुद्र को देख रहा था, पर उसकी आंखों में एक अलग ही दर्द नजर आ रहा था। वहीं गौरी चुपचाप खड़ी सब समझने की कोशिश कर रही थी। तभी प्रदीप जी रुद्र को देखते हुए अपनी लड़खड़ाती आवाज में बोले, आप कैसे जानते हैं उनके बारे में? रुद्र ने गहरी सांस ली और उन्हें देखते हुए बोला, मैं आपको सब बताऊंगा, पर पहले हमारी मदद कीजिए उन्हें वापस लाने में। उसकी बात सुनकर शिवांश बोला, वापस लाने में मतलब यह कि अभिमन्यु उन्हें किडनैप कर यहाँ राजस्थान ले आया है, ताकि 2 दिन बाद होने वाले राज्य अभिषेक में वो उनके सहारे खुद राजगद्दी पर बैठ सके। उसकी बात सुनकर प्रदीप जी और शिवांश को सब कुछ समझ आ गया। तभी अंजना जी प्रदीप जी के पास आई और रोते हुए बोली, कुछ भी कीजिए, हमारी बच्ची को वापस लेकर आइए। भाई सा और भाभी सा को तो हम खो चुके हैं, पर हमारी बच्ची को हम किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहते। प्लीज उसे ले आइए। प्रदीप जी ने उन्हें शांत करवाया और सोफे पर बिठाकर बोले, आप शांत हो जाइए और फिक्र मत कीजिए, इस बार हम हमारी बच्ची को कुछ नहीं होने देंगे। हमारे भाई और भाभी सा की आखिरी निशानी है वो। पहले हम उसे दुश्मनों की चाल से बचा नहीं पाए थे, पर इस बार हम उन्हें कुछ नहीं देंगे। शिवांश ने किसी को फोन किया और जल्द से जल्द अभिमन्यु की लोकेशन पता लगाने के लिए कहा। लगभग 15 मिनट बाद ही उनके पास अभिमन्यु की लोकेशन आ चुकी थी। शिवांश और रुद्र जल्दी से अपने आदमियों के साथ लोकेशन की तरफ निकल गए। प्रदीप जी भी उनके साथ ही थे। वहीं गौरी अपनी सासू माँ को संभाल रही थी। हालांकि उसे कुछ पता नहीं था, पर फिलहाल उसने किसी से भी कुछ भी पूछना बेहतर नहीं समझा। वो बस शांति से अपनी सास को संभाल रही थी। माधुरी जी की बात सुनकर आस्था उनकी तरफ देखने लगी। वो उन्हें पहचानने की कोशिश कर रही थी। तभी माधुरी जी उसके पास आई और उसके सामने बैठते हुए बोली, जानते हैं आप, हम नहीं पहचानती, पर हम आपको अच्छे से पहचानते हैं। आखिर हमारे भाई सा और हमारी भाभी सा की परछाई है। आप बिल्कुल उनकी तरह ही दिखती है। आप सच कहें, आज आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे स्वयं भाभी सा हमारे सामने बैठी है। बस आपकी आंखें भाभी सा जैसी नहीं, बल्कि भाई सा जैसी है। बाकी आप बिल्कुल भाभी सा पर गई है। हम जानते हैं बेटा, आपको हमारी बातों पर विश्वास नहीं होगा भी कैसे, क्योंकि आप तो कुछ जानती ही नहीं है। क्योंकि तो तभी महज 6 महीने की थी, पर हम सब जानते हैं कैसे हमारे भाई सा और भाभी सा को मार दिया गया और आपको हम सब से दूर कर दिया गया। हमारे अपनों ने ही हमारी पीठ पीछे छुरा घोंप दिया, सिर्फ और सिर्फ दौलत के लिए। पर हम उन सबको ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। आप हमारा साथ नहीं देना चाहती तो कोई बात नहीं,
पर हम हमारे भाई सा और भाभी सा की मौत का बदला लेकर रहेंगे। और उससे पहले आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। अगर उसे देखने के बाद भी आप हमारा साथ नहीं देना चाहती तो हम कुछ नहीं कहेंगे। आपको वापस मुंबई, जिन्हें आप अपना पति कह रही है, उनके पास पहुंचा देंगे। आइए हमारे साथ। भी माधुरी जी को देखते हुए उठकर खड़ी हो गई और उनके साथ जाने लगी। हालांकि उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था जो सिर्फ वही जानती थी, पर उसने फिलहाल कुछ नहीं कहा और चुपचाप माधुरी जी के पीछे पीछे चलने लगी। माधुरी जी उसे लेकर एक कमरे में आई और दीवार पर लगी एक बड़ी सी तस्वीर के सामने खड़ी हो गई। आस्था भी उनके पास आकर उस तस्वीर के सामने खड़ी हो गई और उस तस्वीर को देखने लगी, जिसमें एक आदमी जो बहुत शानदार पर्सनैलिटी का मालिक था, जिनके चेहरे पर एक अलग सी तेज और रौब दिखाई दे रहा था, जो कोई और नहीं, राजस्थान के पूर्व राजा रघुवेंद्र सूर्यवंशी थे। और उनके साथ ही उनकी पत्नी रानी मालती सूर्यवंशी थी। उनके चेहरे की चमक भी कुछ अलग ही थी, आंखों में एक अलग सा तेज था। आस्था गौर से उस फोटो को देख रही थी। उसकी आंखें हल्की नम हो चुकी थी। वो देख पा रही थी कि वो बिल्कुल अपनी माँ सा जैसी ही दिखती है, बस उसकी आंखें अपने बाबा सा जैसी है। वो एकटक उसे फोटो को देख रही थी। तभी माधुरी जी उसे देखते हुए बोली, आपको कुछ याद नहीं है? आपके माँ सा और बाबा सा भी नहीं, क्योंकि बचपन में ही आप को हम सबसे दूर कर दिया गया था। हम चाहकर भी आपको ढूंढ नहीं पाए थे और यह सब किसी और ने नहीं, हमारे अपनों ने ही किया था। रिश्तों का मान मर्यादा और संस्कारों का गाल घोंट दिया गया, सिर्फ और सिर्फ राजगद्दी के लिए। पर आप के पिता को पहले ही इस बात का अंदेशा था, इसलिए उन्होंने अपना सब कुछ आपके नाम कर दिया था। वो चाहते थे बड़ी होकर आप उनकी जगह राजस्थान की गद्दी और यहाँ प्रजा को संभाले। पर यह तभी होगा जब आपकी शादी हो चुकी होगी। आस्था ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और ना ही उनकी तरफ देखा। वो बस भरी आंखों से अपने माँ बाबा की तस्वीर को देखती रही, फिर मुड़कर उस कमरे से निकल उसी कमरे में चली गई। यहाँ वो पहले थी। माधुरी जी और अभिमन्यु उसे ही देख रहे थे। आस्था के जाने के बाद अभिमन्यु ने माधुरी जी की तरफ देखा और बोला, काकी सा, आपको क्या लगता है यह मानेगी? जरूर मानेगी, और नहीं मानी तो हमारे पास और भी तरीके हैं इसे मनाने के। यह बोल शातिर तरीके से मुस्कुरा दी। अभिमन्यु भी मुस्कुरा दिया। फिर वो दोनों भी उस रूम से निकल गए। रुद्र और शिवांश की गाड़ी एक जगह आकर रुकी। वो लोग इस समय शहर से बाहर जंगल की तरफ थे। गाड़ी से उतर वो लोग बाहर आए तो एक गार्ड ने उन्हें एक तरफ इशारा किया। दोनों उस तरफ बढ़ गए। थोड़ा आगे जाकर देखा तो एक घर था, जो ना ज्यादा बड़ा और ना ही ज्यादा छोटा था। घर के चारों तरफ बहुत सारे गार्ड्स खड़े थे। शिवांश और रुद्र ने एक दूसरे को इशारा किया और उस घर की तरफ बढ़ गए। उनके साथ ही उनके गार्ड भी थे। धीरे धीरे कर उन्होंने उन गार्ड्स को हटाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में वहां से सब गार्ड्स को बेहोश कर दिया गया। रुद्र जल्दी से अंदर की तरफ बढ़ गया। उसे जल्द से जल्द अपनी जान को देखना था। हॉल में ही अभिमन्यु सोफे पर बैठा हुआ था। रुद्र को अंदर आता देख वो हैरान हो गया, पर उसे पता था कि अपनी पत्नी को बचाने के लिए रुद्र वहां पहुंच ही जाएगा, पर इतनी जल्दी पहुंच जाएगा यह उसने नहीं सोचा था। वो अपनी जगह से खड़ा हो गया और एक टक उसे देखने लगा। रुद्र एक टक गुस्से में उसे घूर रहा था। उसका गुस्से से तमतमाया चेहरा देख अभिमन्यु डर गया, पर उसने अपने चेहरे पर अपने डर को आने नहीं दिया। रुद्र ने उसके पास पहुंचते ही उसके चेहरे
पर एक मुक्का मारा और अपने दांत पीसते हुए बोला, कहा था ना कि कोई चालाकी नहीं। पर तुमने शायद रुद्र प्रताप सिंह को हल्के में ले लिया। क्या सोचा था कि मेरी बीवी को यहाँ राजस्थान ले आओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा? तुम शायद भूल रहे हो कि कौन हूँ मैं। अभिमन्यु का चेहरा एक तरफ झुक गया, उसके होठों से खून आने लगा। अपने होठों से बहते खून को साफ करते हुए उसने रुद्र की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला, कम तो नहीं समझा था तुम्हें। पता था कि जल्द ही तुम इस बात का पता लगा लोगे कि मैंने तुम्हारी पत्नी को कहाँ रखा है, पर इतनी जल्दी यहाँ पहुँच जाओगे यह नहीं सोचा था। पर अब आ ही गए हो तो कोई बात नहीं। अब मैं तुम्हें यही मौत के घाट उतार कर तुम्हारी बीवी से शादी करूंगा और हुकुम सा की गद्दी पर बैठूंगा। तभी एक बहुत ही दमदार और रौबदार आवाज वहां गूंजी, जो किसी और की नहीं, शिवांश की थी। सपने देखना अच्छी बात है, पर औकात के बाहर के सपने कभी नहीं देखने चाहिए। उसे वहां देखकर अभिमन्यु हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि रुद्र के साथ साथ शिवांश भी यहाँ आ जाएगा। उसने तो कितनी सावधानी से यह खेल खेला था। उसने और उसके बाप ने सूर्यवंशी परिवार को कभी उनकी राजकुमारी तक पहुंचने ही नहीं दिया था, जबकि प्रदीप जी और शिवांश ने बहुत कोशिश की थी शिवकन्या यानी आस्था को ढूंढने की, पर उनकी हर कोशिश उन दोनों बाप बेटे ने नाकाम कर दी थी। और इस काम में उनका साथ दिया था माधुरी जी ने, जिसकी खबर अब तक शिवांश और प्रदीप जी को नहीं थी। वैसे भी कहते हैं ना कि घर का भेदी लंका ढाए। अब बस देखना यह था कि जब इन लोगों को माधुरी जी के असली चेहरे का पता चलेगा तो क्या होगा। शिवांश चलते हुए उसके सामने आया और उसे देखते हुए गुस्से में बोला, बहुत गलत किया, हमारी बहन को हमसे दूर कर बहुत गलत किया। और अब एक बार फिर उन्हें मोहरा बनाकर हुकुम सा की गद्दी हथियाना चाहते हो, पर हमारे होते हुए ऐसा कभी नहीं होगा। रिश्तों की वजह से अब तक मर्यादा में बंधे थे, पर अब ऐसा नहीं होगा। हर किसी को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी, और यह सजा हम खुद अपने हाथों से सबको देंगे। तुम कुछ नहीं कर पाओगे। हुकुम सा की गद्दी तो मैं हासिल करके ही रहूंगा। उससे पहले तुम दोनों को जान से मार दूंगा। अभिमन्यु ने उन्हें गुस्से में देखते हुए कहा और फिर जोर जोर से अपने गार्ड्स को आवाजें देने लगा, पर कोई भी उसकी आवाज सुनकर सामने नहीं आया। शिवांश उसे देख टेढ़ा मुस्करा दिया और जाकर सोफे पर किसी राजा की तरह पैर पर पैर चढ़ाकर बैठ गया। वहीं ऊपर आस्था, जो अभी भी खिड़की के पास खड़ी आसमान को देख रही थी, शोर सुनकर वो रूम से बाहर आ गई। उसने रेलिंग के पास खड़े होकर नीचे देखा तो रुद्र को देख वो हैरान होने के साथ साथ खुश हो गई। वो रुद्र जी कहते हुए जल्दी से नीचे की तरफ भागी। वहीं उसकी आवाज सुनकर रुद्र ने भी उसे तरफ देखा। इतने टाइम बाद अपनी जान को देख रुद्र के चेहरे पर सुकून उतर आया। वो मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा, पर तभी उसने आस्था को सीढ़ियों से भागते हुए देखा तो चिल्लाकर बोला, जान संभल कर। पर आस्था ने उसकी बात नहीं सुनी और भागते हुए नीचे आकर सीधा रुद्र की बाहों में समा गई। रुद्र ने भी उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया और सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली। अभिमन्यु ने जब यह देखा तो वो गुस्से में भर उठा। वो गुस्से में रुद्र और आस्था की तरफ बढ़ने लगा, पर खुद पर किसी की घूरती नजरें महसूस कर उसने सामने देखा तो शिवांश बुरी तरह उसे घूर रहा था। यह देख अभिमन्यु वही रुक गया, पर उसने रुद्र और आस्था को गुस्से में घूरना नहीं छोड़ा। वहीं रुद्र आस्था को बाहों में भरे आंखें बंद किए खड़ा था। तभी आस्था की सिसकियां उसके कानों में पड़ने लगी। देखते ही देखते वो बुरी तरह रोने लगी। यह देख रुद्र घबरा। उसने आस्था को खुद से अलग किया और उसका चेहरा हाथों में भरकर बोला, क्या हुआ जान? आप
आप रो क्यों रही है? मैं आ गया हूँ न, मैं आपको कुछ नहीं होने देंगे, हम अभी यहाँ से चलेंगे। आस्था रोते हुए उसे देखते हुए बोली, मैं डर गई थी, मुझे बहुत डर लग रहा था। उन्होंने कहा कि वो मुझसे शादी, यह बोल वो फिर से रोने लगी। रुद्र ने उसे अपने सीने से लगा लिया और उसके बालों को सहलाते हुए बोला, कुछ नहीं हुआ और ना हम कुछ होने देंगे। और रही बात शादी की तो वो तो हो चुकी है। आपकी वो मुझसे अग्नि को साक्षी मानकर आपको अपना बनाया है, इस जन्म क्या अगले हर जन्म में आप बस मेरी ही होकर रहेंगी। उसकी बात सुनकर आस्था कुछ नहीं बोली, बस उसके चेहरे को देखने लगी। रुद्र ने प्यार से उसका माथा चूमा और बोला, सच में अगले हर जन्म के लिए हमने आपको बुक कर लिया है, अब आप हमेशा हमारी ही रहेंगी। कोई हमें अलग नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता। उसकी बात सुनकर आस्था के चेहरे पर सुकून उतर आया। रुद्र ने उसका हाथ पकड़ा और लेकर शिवांश के पास आ गया। अब जाकर शिवांश ने आस्था का चेहरा देखा जो बिल्कुल उसकी बड़ी माँ की तरह ही था। शिवांश को वो दिन याद आने लगा जब उसने पहली बार आस्था को अपनी गोद में लिया था। 5 साल का था वो तब, और आस्था बस एक दिन की कितना खुश हुआ था वो उसे देखकर। हमेशा उसके पास ही बैठा रहता, उससे ढेर सारी बातें करता। पर 6 महीने बाद अचानक ही सब कुछ बदल गया। उसके बड़े बाबा सा और बड़ी माँ सा उसे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए और उसकी गुड़िया जैसी बहन को भी उससे दूर कर दिया गया। कितना कोशिश की थी प्रदीप जी ने उसे ढूंढने की, पर वो मिली ही नहीं थी। सबने कहा था कि वो अब इस दुनिया में नहीं होगी, पर प्रदीप जी ने और शिवांश ने उनकी एक बात नहीं मानी थी। उन्हें पता था कि उनकी राजकुमारी जिंदा है। आज तक वो उसे ढूंढ रहे थे। बड़े होने के बाद शिवांश भी उसे ढूंढ रहा था। शिवांश एक टक आस्था को देख रहा था, वहीं आस्था भी उसे देख रही थी, जिसे देखकर उसे अपनेपन का एहसास हो रहा था। पर वो उसे जानती नहीं थी, पहली बार देख रही थी। पर फिर शिवांश को देख उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई उसका अपना हो। तभी रुद्र ने उसे देखा और बोला, जान, यह आपके बड़े भाई है और राजस्थान के होने वाले हुकूम सा कुंवर शिवांश सूर्यवंशी। शिवांश एक टक आस्था को देख रहा था, वहीं आस्था भी उसे देख रही थी, जिसे देखकर उसे अपनेपन का एहसास हो रहा था। पर वो उसे जानती नहीं थी, पहली बार देख रही थी। पर फिर शिवांश को देख उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई उसका अपना हो। तभी रुद्र ने उसे देखा और बोला, जान, यह आपके बड़े भाई है और राजस्थान के होने वाले हुकूम सा कुंवर शिवांश सूर्यवंशी। रुद्र की बात सुनकर आस्था की आंखें नम हो जाती है। वो अपनी भरी आंखों से अपने भाई को देखने लगती है। आंखें तो शिवांश की भी नम हो गई थी, पर वो किसी तरह खुद को कंट्रोल कर लेता है। आस्था धीरे से चलकर शिवांश के पास आती है और उसके सामने खड़ी हो जाती है। वो नम आंखों से एक टक उसे देखते हुए पूछती है, क्या आप सच में हमारे भाई? यह बोलते समय उसकी आवाज अटक रही थी, गला भर आया था। ऐसा ही कुछ हाल शिवांश का भी था, पर किसी तरह खुद को संभाल धीरे से आस्था के सिर पर हाथ रख देता है और उसे सहलाते हुए बोलता है, पर हम आपसे वादा करते हैं इसके बाद आपकी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं आने देंगे। यह एक बड़े भाई का वादा है। अपनी बहन से शिवांश की बात सुनकर आस्था का रोना बढ़ जाता है। वो शिवांश के सीने से लग जाती है। शिवांश भी प्यार से अपनी बहन को अपने सीने से लगा लेता है और उसके सिर को सहलाने लगता है। रुद्र भी उन दोनों भाई बहन को देख रहा था। हालांकि उसे अपनी जान का रोना अच्छा नहीं लग रहा था, पर वो समझता था इतने सालों बाद अपने भाई को देख आस्था का इमोशनल होना, इसलिए वो कुछ नहीं कहता। वहीं अभिमन्यु जब देखता है कि उन तीनों का ध्यान उस पर नहीं है, तो वो धीरे धीरे वहां से भागने की कोशिश करता है।
पर तभी रुद्र के गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। यह देख वो गुस्से में खुद को छुड़ाते हुए बोलता है, छोड़ो मुझे, तुम लोग जानते नहीं मैं कौन हूँ। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो मुझे जाने दो। उसकी बात सुनकर रुद्र, शिवांश और आस्था का ध्यान भी उस तरफ चला जाता है। यहाँ गार्ड्स अभिमन्यु को पकड़कर खड़े थे और वो खुद को छुड़ाने की जद्दोजहद कर रहा था। यह देख रुद्र उसके करीब गया और उसके चेहरे को अपने हाथ में भींचकर बोला, क्या सोचा था इतनी आसानी से छोड़ देंगे? हमारी बीवी को हमसे दूर करने की कोशिश की, उफ पर अपनी गंदी नजर डाली तुम्हें तो हम छोड़ेंगे नहीं। यह बोल उसने अपने गार्ड्स को उसे वहां से लेकर जाने का इशारा किया, जिसे समझ गार्ड्स उसे लेकर जाने लगे। वहीं उसकी बात सुनकर अभिमन्यु चिल्लाते हुए बोला, अभिमन्यु गलती कर रहे हो, तुम जानते नहीं हो हमें, हमारे बाबा सा तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, बहुत जल्द वो हमें छुड़ा लेंगे, फिर हम तुम्हें जान से मार देंगे, पर उससे पहले तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी पत्नी को अपना बनाएंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। उसकी बात सुनकर रुद्र का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। उसकी हिम्मत कैसे हुई उसकी आस्था के बारे में ऐसी बातें करने की? वो गुस्से में उसे मारने उसकी तरफ बढ़ा ही था कि पीछे से शिवांश की आवाज आई। रुद्र ने उस तरफ देखा तो घबरा गया, हाथ पैर फूलने लगे, चेहरे पर डर और घबराहट दिखाई देने लगी। वो भागकर उसके पास पहुंचा और आस्था को अपनी बाहों में ले लिया, जो बेहोश हो गई थी। रुद्र ने उसके गाल को थपथपाया और उसे उठाते हुए बोला, आस्था, आस्था उठिए प्लीज, जान उठ जाइए, देखिए हमें डराइए मत प्लीज, उठ जाइए। पर आस्था नहीं उठी। शिवांश ने उसे जल्दी आस्था को यहाँ से लेकर जाने के लिए कहा तो रुद्र ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और बाहर की तरफ बढ़ गया। शिवांश भी उसके साथ ही था। गाड़ी में बैठ वो दोनों आस्था को लेकर सूर्यवंशी महल की तरफ निकल गए। लगभग आधे घंटे बाद उनकी गाड़ी सूर्यवंशी महल में आकर रुकी। रुद्र आस्था को लेकर गाड़ी से बाहर निकला और अंदर की तरफ बढ़ गया। अंदर प्रदीप जी, अंजना जी और गौरी लिविंग रूम में ही बैठे थे। रुद्र और शिवांश को देख वो सब उठकर खड़े हो गए। तभी उनकी नजर रुद्र की गोद में बेहोश लेटी आस्था पर पड़ी। उसे देख अंजना जी और प्रदीप जी भावुक हो गए। आस्था दिखने में बिल्कुल अपनी माँ सा की तरह थी, अपने बड़े भाई सा और भाभी सा की आखिरी निशानी उनकी औलाद को देख प्रदीप जी भी इमोशनल हो गए थे। वहीं गौरी सब समझने की कोशिश करते हुए वहां खड़ी थी। अंजना जी जल्दी से आगे आई और आस्था को देखने लगी और भावुक होकर बोली, क्या हो इन्हें यह ऐसे? तभी शिवांश ने उनकी बात को बीच में काटा और बोला, माँ सा बाकी बातें बाद में, पहले इन्हें अंदर लेकर जाने दीजिए। अंजना जी ने हाँ में गर्दन हिलाई और रुद्र को एक रूम की तरफ इशारा कर दिया। रुद्र आस्था को लेकर उस रूम में आया और उसे आराम से बेड पर लिटा दिया। तभी एक लेडी डॉक्टर वहां आ गई, जिसे शिवांश ने पहले ही फोन कर महल आने के लिए बोल दिया था। डॉक्टर ने सबको रूम से बाहर जाने के लिए कहा। सब रूम से बाहर चले गए पर रुद्र ने मना कर दिया, पर शिवांश उसे समझा कर रूम से बाहर ले गया। पर गौरी को वो आस्था के पास छोड़ गया। सब लोग बाहर बेचैनी से डॉक्टर के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। रुद्र तो बेचैनी से इधर उधर चक्कर लगा रहा था, उसे बहुत घबराहट हो रही थी। तभी आस्था के साथ डॉक्टर कमरे से बाहर आई। रुद्र जल्दी से उनके पास गया और बोला, डॉक्टर, माई वाइफ इज शी ओके? शी इज एब्सोल्युटली फाइन सर, बस स्ट्रेस की वजह से वो बेहोश हो गई थी और शायद उन्होंने कल से कुछ अच्छे से खाया नहीं है, पर आपको उनका बहुत ध्यान रखना होगा। ऐसी हालत में उनका स्ट्रेस लेना ठीक नहीं, इससे उन्हें और बच्चे दोनों को नुकसान हो सकता है। मैंने उन्हें इंजेक्शन दे दिया है, जब वो उठे तो उन्हें कुछ खिला दीजिएगा और जितना हो सके उन्हें खुश
रखने की कोशिश कीजिए। रुद्र ने कुछ नहीं कहा, बस हाँ में गर्दन हिला दी। फिर डॉक्टर वहां से चली गई। वहीं बाकी सब लोग रुद्र की तरफ देख रहे थे। आस्था की प्रेगनेंसी की बात जानकर उन्हें हैरानी हुई थी, पर रुद्र को यह बात सुनने के बाद भी शांत देख उन्हें पता चल गया कि रुद्र यह बात पहले से ही जानता है। उसके बाद सब लोग अंदर आस्था के पास चले गए। अंजना जी जल्दी से आस्था के पास गई और उसके सिरहाने बैठ उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, हमारी छोटी सी गुड़िया इतनी बड़ी हो गई। प्रदीप जी हाँ अंजना जी, छोटी सी थी जब इसे गोद में लिया था। कितना ढूंढा हमने हमारी गुड़िया को, पर हर बार असफल रहे, पर फिर भी कभी उम्मीद नहीं टूटने दी, क्योंकि हमें पता था हमारी गुड़िया एक दिन जरूर हमें मिल जाएगी। और आज देखो, उसके बाद अंजना जी और गौरी को आस्था के पास छोड़ वो तीनों बाहर लिविंग रूम में आ गए। रुद्र का मन तो था अपनी जान के पास रुकने का, पर उसने अपनी भावनाओं को कंट्रोल किया और सबके साथ बाहर आ गया। कुछ देर तीनों शांति से बैठे रहे। तभी प्रदीप जी ने रुद्र की तरफ देखा और बोले, प्रदीप जी, मिस्टर सिंह, आप हमें बता सकते हैं कि आपको राजकुमारी कहाँ और कैसे मिली, और आपको कैसे पता चला कि वो राजस्थान की राजकुमारी है? पहली बात तो अंकल, आप मुझे मिस्टर सिंह की जगह मेरा नाम लेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और दूसरा, रही बात आस्था जी के मिलने की और उनकी सच्चाई जानने की, तो वो मुझे पहली बार इंदौर में मिली थी, यहाँ हमारी शादी हुई। यह बोल उसने आस्था के मिलने से लेकर उनकी शादी और आस्था की पुरानी जिंदगी के बारे में भी सब कुछ बता दिया। सब जानकर प्रदीप जी को बहुत बुरा लगा। वहीं शिवांश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी बहन जो एक राजकुमारी थी, उसने कितना कुछ झेला और कितनी दर्द भरी जिंदगी जी है, और वो अपनी बहन के लिए कुछ नहीं कर पाया। यही सोच उसे गुस्सा आ रहा था। प्रदीप जी को भी यह जानकर बहुत दुख हो रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। वो अपने भाई सा की आखिरी निशानी को ढूंढ नहीं पाए। वो लोग बातें कर ही रहे थे जब कमरे से आस्था के चिल्लाने की आवाज आई। उसकी आवाज सुनकर तीनों जल्दी से भागकर कमरे की तरफ चले गए। वहीं दूसरी तरफ माधुरी जी जब वापस उस फार्म हाउस पहुंची तो वहां की हालत देख वो सकते में आ गई। वो जल्दी से अंदर गई, पर उसे अभिमन्यु और आस्था कोई भी वहां नहीं मिला। यहाँ तक कि सभी गार्ड्स भी बेहोश पड़े हुए थे। रुद्र के गार्ड्स ने किसी को भी जान से नहीं मारा था, बल्कि सिर्फ बेहोश किया था। तभी माधुरी जी की नजर एक गार्ड पर पड़ी जो शायद होश में आ रहा था। वो उसके पास गई और उसे देखते हुए बोली, माधुरी जी, क्या हुआ है यहाँ, और तुम सब बेहोश कैसे हो गए? और कुंवर अभिमन्यु कहाँ है? एक के बाद एक उन्होंने कई सवाल उस गार्ड से पूछ लिए। बेचैनी उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। वहीं वो गार्ड धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने की कोशिश करते हुए बोला, शिवांश सूर्यवंशी। शिवांश का नाम सुनकर माधुरी जी चौंक गई। तभी गार्ड बोला, शिवांश सूर्यवंशी ने किया यह? वो और एक और आदमी यहाँ आए थे, हम सबको बेहोश कर वो उस राजकुमारी और कुंवर सा को अपने साथ ले गए। इस उसकी बात सुनकर माधुरी जी गुस्से में चीख पड़ी। उन्होंने साइड टेबल पर रखा फ्लावर वास उठाकर जमीन पर पटका और गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, माधुरी जी, शिवांश शश, आहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हर बार तुम मेरे प्लान को चौपट कर देते हो, पर इस बार नहीं। इस बार तुम्हें हारना होगा। इस बार मैं तुम्हें जीतने नहीं दे सकती। मैं तुम्हें हुकूम सा की गद्दी पर नहीं बैठने दे सकती। नहीं बैठने दे सकती। यह बोल उन्होंने अपने फोन से किसी को फोन लगाया। जैसे ही सामने वाले ने फोन उठाया तो वो बोली, उस शिवांश को राजकुमारी के बारे में सब पता चल गया है। वो उसे यहाँ से छुड़ा कर ले गया है और साथ ही कुंवर को भी।
अब सामने आने का समय हो चुका है। अब या तो आर होगा या पार सामने से। कुछ बोला गया जिसे सुनकर उन्होंने जी कहा और फोन कट कर वहां से निकल गई।